सो वेलकम यू गाइस एंड पेपर वन के हम एमसीक्यूज़ पे बात कर रहे थे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे जिन पे हमने बात की थी। जीआईएफ था, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे, नैक के थे। लास्ट क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पीवाईक्यू को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन assesses the learning progress to provide continuous feedback। कौन सा इवेल्युएशन, कौन सा आकलन का तरीका इनमें से रेगुलर फीडबैक हमें देता रहता है। तो देखिए, आपको इन सब के बारे में अगर पता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में, एक के बारे में पता है और वो करेक्ट आंसर है तो भी अच्छी बात है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी एक के बारे में पता हो। तो सवाल क्या है, फीडबैक किस में मिलता है। हिंदी में अगर बोलें तो पुनर्भरण कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, जो ये है इसमें आप देखेंगे प्लेसमेंट एवोल्यूशन है, फिर फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, सबमेटिव है। तो सबमेटिव और डायग्नोस्टिक आपको शब्दों से ही पता लग रहा है कि डायग्नोस हो रहा होगा, सबमिशन हो रहा होगा। इसमें फीडबैक होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है, फीडबैक मिलता है। इसका एवेल्युएशन का तरीका ही यही है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फीडबैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। जिस भी तरीके की पढ़ाई या जो भी कुछ हो रहा है उसमें फीडबैक पर ही वो आगे काम करता ही है। उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और उन सारे एरियाज़ पे काम किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टीचर क्या करते हैं, कभी कभी क्विज़ करवाते हैं या पीयर रिव्यूज़ लेते हैं बच्चों से, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके आसपास के लोग, उनसे। तो वो जो है वही क्या है, फीडबैक का तरीका, और इसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन। स्केल डाउन कई बार हिंदी में मतलब हम समझते हैं कम आका जाना, ऐसा नहीं है। स्केल डाउन आप देख सकते हैं क्या है, रिड्यूस्ड इन साइज और एक्सटेंट। किसी का छोटा एक आवरण या छोटा सा एक वर्जन, उसे हम कहते हैं स्केल डाउन। तो बताया जा रहा है कि कौन छोटा वर्जन है टीचिंग का, आपको ऐसे सोचना है। तो छोटा वर्जन कौन होगा टीचिंग का, तो अगर आप कॉमन सेंस पे लगाएंगे तो माइक्रो जो है वो एक छोटी टीचिंग के बारे में आपको बता सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में अगर आप जानते हो तो माइक्रो टीचिंग क्या करता है, फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर को अपनी टीचिंग स्किल को, यानी कि पढ़ाने की क्षमताओं को बढ़ाने का एक मौका देता है। तो इसका प्रोसेस है टीच, क्रिटिक एंड रीटीच। आपने पढ़ाया, आपको किसी सीनियर टीचर ने देखा, इवेल्युएट किया फैकल्टी ने, वो उसने आपकी तारीफ़ की, उसने आपके बारे में बुराइयां भी की और आपके जो स्किल्स पे आपको काम करना है उनके बारे में बताया और आपने उनको सुधारा। इसे ही कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, रिव्यूज़ लिए जाते हैं आपके टीचिंग सेशन के। बीएड्स में आपने देखा होगा, बीएड टीचिंग के दौरान पीछे टीचर्स स्कूल में आके बैठ के फीडबैक लेते थे। जहाँ हमारे क्लासेस में बीएड के टीचर आते थे पढ़ाने, आप सब ने इसे देखा होगा। क्लास क्या स्टैंड करता है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं याद करने वाली चीज़ हो गई। तो इसका आंसर सी है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये एक एब्रोनिम है, इसको आप छोटा सा याद कर लीजिए। अब अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस पैरेलल ग्रुप में क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुप में साथ में दो चीज़ों को चलाया जाता है और जो दो चीज़ें चलाई जाती हैं उनको ही रूल बेस्ड चलाया जाना होता है। इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, रूल बुक में डिफाइंड होता है कि इसी पर काम करना है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किसकी बात हो रही है, तो ये एजुकेशन और रिसर्च के लिए बात हो रही है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो देखिए, ये बहुत ही बार आ चुका है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को याद भी होगा। तो इसका आंसर है टी टेस्ट। ये सारे टेस्ट के बारे में अगर आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, हम इस पर एक अलग से कंटेंट बना सकते हैं। बट फॉर देन हम इसके एक्सप्लेनेशन पे अभी बात करते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट जो नहीं रिलाई करते किस पे, पॉपुलेशन की एजम्पशंस पर, और ये इस बात पे भी निर्भर नहीं करते कि जो डेटा है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का है, कैसा है। ठीक है, सिंपल सी बात आप ये समझिए कि पॉपुलेशन में हम एजम्पशन लेते हैं कि पॉपुलेशन हेल्दी है,
जितनी भी हमने पॉपुलेशन ली है ह्यूमन एनिमल या स्टूडेंट्स की वो ऐसी है, उससे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का देखो नाम ही है नॉन पैरामेट्रिक, जो पैरामीटर्स हैं उन पर ये डिपेंड नहीं करता है, इसका नाम ही यही है। तो ये क्या होता है, ये जो डेटा आपने लिया है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन है, जैसा भी है। और दूसरी बात ये है कि जो टी टेस्ट होता है हमारा, तो टी टेस्ट क्यों करते हैं, मैच करते हैं दो मीन के स्कोर्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक 20 बच्चों की क्लास ली, एक यहाँ 20 बच्चों की क्लास ली, तो ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। यहाँ पे मैथ्स के बच्चों का स्कोर आ रहा है 40 मीन, यहाँ पे भी आ रहा है स्कोर 30, तो आप इन दोनों को मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास है 9th, ये क्लास है 10th। लेकिन टी टेस्ट आपको क्या करता है, इन दोनों के इन मीन को कंपेयर करने की सहूलियत देता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट माने जाते हैं टी टेस्ट में और इनको बार बार मेजर किया जाता है। तो क्योंकि ये इस बात पे निर्भर नहीं करते कि जो हमने वेरिएबल लिया है वो कैसा है, क्यों है, पॉपुलेशन कैसी है, इसलिए ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग, असर्शन और रीज़न है। तो असर्शन दिया है क्वालिटेटिव रिसर्च इंडिया में और आगे जाएगी ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुँचे। इसका रीज़न दिया है क्योंकि जो फंडिंग एजेंसी है वो सपोर्ट नहीं करती क्वालिटेटिव रिसर्च को। तो एक कॉमन सा सवाल है, आप इसमें अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो कभी भी ऐसा सवाल यूजीसी नेट नहीं पूछेगा कि आप अपने देश के विरोध में बात करें। तो अगर ये बाई चांस किसी को लगता भी है ये बात सही है तो आंसर इसका होगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये सच्चाई है, बट क्योंकि हमारा डेवलपिंग एक नेशन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। करेक्ट सीक्वेंस रिसर्च स्टेप का क्या होगा, तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो देखिए सबसे पहले आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो जो बी है इसको आप हटा दीजिए, तो ए, सी और डी में ही अब आपका कंपटीशन होगा। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप रिव्यू लिटरेचर पे जाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा की फाइंडिंग्स को बाद में निकालते हैं, तो इसलिए ए सही होगा, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट प्रोसीजर। तो आप डेटा बाद में और पहले फाइंडिंग कैसे निकाल सकते हैं, तो डी गलत हो गया। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन आना चाहिए अपने ऑप्शंस का। टी कंस्ट्रक्शन इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन, किस में है ये, तो जो डी कंस्ट्रक्शन है, देखिए डी कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ तोड़ा जा रहा है, नहीं बनाया और फिर उस चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करके दोबारा कुछ नया बनाया, तो ये होता है लिटरेचर में, ठीक है। साइंस में आप डी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, सोशल साइंस में भी आप एक बहुत हद के ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन लिटरेचर में आप कर सकते हैं। आपने कुछ ढूंढा फाइंडिंग, उसको फिर गलत साबित किया और नई चीज़ पे स्टार्ट किया। 9th पे आते हैं, टेक्निक्स कम्युनैलिटी किससे एसोसिएटेड है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। फैक्टर एनालिसिस इसका सही आंसर है। इससे पहले कि आप पूछें क्यों कैसे, हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो जो कम्युनैलिटीज़ है वो क्या होता है, देखिए कम्युनैलिटी एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल टर्म है। कम्युनैलिटी ith वेरिएबल का अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स की कोई चीज़ है। अब ये यहाँ क्या पूछ रहा था कि कौन इसी टेक्निक इनमें से कम्युनैलिटी पर डिपेंडेंट है, जुड़ी है या स्टैटिस्टिक्स पे निर्भर करती है। तो देखिए जो फैक्टर एनालिसिस है उसमें क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस में जो डेटा होता है वेरिएबल का, उस मान लीजिए 40 वेरिएबल्स आपने लिए हैं, तो वो 40 से उसको कंडेंस करके सिर्फ 10 या 5 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देगा, कंडेंस करता है डेटा को, और वो इस्तेमाल करता है इसका, किसका, कम्युनैलिटी का, इसीलिए इसका आंसर है फैक्टर एनालिसिस। 10th क्वेश्चन क्या है, तो 10th का सही आंसर है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। कौन सा वेरिएबल जो इम्पैक्ट करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के रिश्ते को, वो है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं, आपने पीछे देखे तो कौन कौन से वेरिएबल हैं, एंटीसीडेंट, प्रीसीडेंट, प्रेडिक्टर एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करेंगे एंटीसीडेंट, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। ऐसा वेरिएबल है जो एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, एंटीसीडेंट। पहले प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या है, ये प्रेडिक्ट करेगा, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये प्रेडिक्ट करेगा कि क्या इनपुट, क्या फैक्टर, क्या आउटपुट रहने वाला है उसके बारे में। कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ताकि जो आउटकम है उसको हम अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इसका आंसर क्या है,
कंट्रोल वेरिएबल कौन था? जो इंडिपेंडेंट जो हमने लिया और डिपेंडेंट जो आएगा उनके रिश्ते को क्या करे, उनके रिश्ते को ये जो है संभाले, कंट्रोल करे, ताकि रिजल्ट्स हमारे फेवर में, हमारे रेंज डोमेन में आए। ये अगला सवाल है 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा और इसका आंसर है कोटा। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, बाकी हमारे सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर किस में आते हैं। इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, लिंक्स आर गिवन बिलो, प्लीज़ जॉइन देम फॉर ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग PhD एडमिशन्स, जॉब एंड फ्री क्विजेज। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।